मेरे प्रिय छात्रों, क्लास 10th के विज्ञान का पाठ 2 अम्ल क्षारक एवं लवण का वीडियो नंबर 5 में आप लोगों का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो देखने से पहले आप वीडियो पार्ट नंबर 1 से लेकर के पार्ट नंबर 4 तक निश्चित रूप से देख चुके होंगे, उससे अपना फेयर कर चुके होंगे और आप नियमित रूप से रिवीजन कर रहे होंगे। हम लोग इस पार्ट में यह देखेंगे कि पीएच मान का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें कवर करते हैं अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा यह होता है एसिडिक रेन। एसिडिक रेन। चलिए अब इसकी जरा प्रक्रिया को पहले समझ लीजिए, फिर इसके बारे में जो लिखना है हम लोग लिखेंगे। वर्षा कैसे होती है बच्चों? धरती पर माने भूमि पर, पृथ्वी पर जल का भंडार है, बहुत सारे रूपों में जल का भंडार है और वे सब जल वाष्पित होते हैं, भाप बनते हैं और भाप बन करके ऊपर आसमान में चले जाते हैं, वो बादल बन जाते हैं। अब जैसे ऊपर उठ जाते हैं, हम जानते हैं कि जैसे धीरे धीरे हम ऊपर जाते हैं तापमान कम होता चला जाता है। तो ये बादल जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो तापमान कम होता है, तो कम तापमान के प्रभाव में वे आकर के पानी के बूंद में बदल जाते हैं और पानी का बूंद फिर नीचे धरती पर गिरता है, उसी को हम लोग वर्षा कहते हैं। पृथ्वी पर, धरती पर और भी बहुत सारी हम लोग प्रक्रियाएं करते हैं। उन प्रक्रियाओं में अधात्विक ऑक्साइड वायुमंडल में चले जाते हैं। अधातु जब जलता है तो अधात्विक ऑक्साइड बनता है, तो अधातु के ऑक्साइड चले जाते हैं ऊपर वायुमंडल में। पानी की बूंदें जब गिरती हैं तो अधात्विक ऑक्साइड के संपर्क में आती हैं, तो हम जानते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड का जल से अभिक्रिया कराने से अम्ल बनता है। तो पानी का बूंद जब गिरता है और अधात्विक ऑक्साइड के संपर्क में जब आता है तो वह अम्ल बन जाता है, और वह वर्षा जो अम्ल बन गया, वह वर्षा जब धरती पर गिरता है तो इसी को अम्लीय वर्षा कहा जाता है। इस प्रकार बच्चों अम्लीय वर्षा होता है। अम्लीय वर्षा होने से क्या होता है, हमारे शरीर का जो पीएच मान है वह निश्चित है। 7 से लेकर 7.5 तक, 7.6 तक शरीर का पीएच मान है। यदि सजीव के ऊपर वह अम्लीय वर्षा गिरता है, उसका पीएच मान हो जाता है 5.6। पीएच मान घट जाता है, वह अम्ल हो जाता है, उसमें अम्लता का गुण ज़्यादा रहता है। तो वह हमारी स्किन पर पड़ता है तो स्किन को प्रॉब्लम है, पेड़ों पर पड़ेगा तो पेड़ों को प्रॉब्लम है, तालाबों में पड़ेगा तो मछलियों को प्रॉब्लम है, खेत में पड़ेगा तो अनाज को प्रॉब्लम है। तो अम्लीय वर्षा होने से यह सब नुकसान होता है। इसलिए बच्चों हम लोग अम्लीय वर्षा की इसकी परिभाषा और इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। अम्लीय वर्षा हेडिंग डाल दीजिए और लिखिए कि जिस वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब अम्लीय वर्षा होने का कारण, हमारे कुछ क्रियाकलापों से अधातु के ऑक्साइड वायुमंडल में चले जाते हैं। ये ऑक्साइड वर्षा के समय जल की बूंदों से अभिक्रिया करके उन्हें अम्लीय बना देते हैं। जब यह वर्षा
धरती पर गिरती है तो इसे ही अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब लिखेंगे इससे नुकसान। अम्लीय वर्षा से नुकसान क्या है बच्चों? लिखेंगे कि जब वर्षा खेतों, खलिहानों, नदी, तालाबों आदि में गिरती है, वहाँ पर जो सजीव रहते हैं वे सभी पीएच मान के प्रति सेंसिटिव होते हैं, पीएच मान के प्रति संवेदनशील होते हैं। अम्लीय वर्षा के प्रभाव से उनके आसपास का पीएच मान कम हो जाता है, जिससे उनका जीना कठिन हो जाता है और वे मर जाते हैं। यह बच्चों पीएच मान से हम लोग को नुकसान है। तो हमारा बोर्ड भर गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले करके अपने फेयर में इसको शामिल कर लीजिए। अब बच्चों हम लोग अपने खेत के मिट्टी में, हमारा जो खेत होता है, खेत का जो माटी होता है, उस माटी का पीएच मान भी अनुकूल होना चाहिए जिससे पौधे उसमें उग सकें। पीएच मान जब ज़्यादा कम हो जाता है तो उसमें चूना वगैरह छिड़का जाता है। आप देखेंगे तालाबों में उसका पीएच मान जब कम हो जाता है तो चूना डाल दिया जाता है तालाब में, जिससे पीएच मान क्या होता है 7 के लगभग में आ जाता है और मछली जिंदा रहने लगती है। तो मछली पीएच मान कम होने से मछली सब क्या होती है, ऊपर आने लगती है सब। उसी तरह खेत में फसल जो है, फसल भी सजीव है, तो सभी सजीव पीएच मान के प्रति सेंसिटिव होते हैं। तो फसल हमारा सजीव है तो उसको भी पीएच मान अनुकूलित होना चाहिए, 7 के लगभग में रहना चाहिए, तभी फसल ज़्यादा बढ़िया तरीके से हो पाएगा। तो यदि हम लोग चाहते हैं कि अपने खेत के मिट्टी का पीएच मान जाने कि हमारे खेत के मिट्टी का पीएच मान कितना है, फसल उगने के लिए अनुकूल है कि नहीं, तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, यह हम आपको उपाय सुझाते हैं। हम लोग क्या करेंगे, खेत में से 4, 5, 6 जगह, मैंने 4 गो कोना, अब बीच में 2-3 जगह से 6-7 जगह से थोड़ा थोड़ा मिट्टी उठा लेंगे और मिट्टी उठा के एगो बोतल में रख देंगे, उसमें पानी भर के और मिट्टी को घोल देंगे। जब मिट्टी घुल जाएगा तो उसके बाद उसको थोड़ा देर के लिए थिराने देंगे। जब मिट्टी थिरा के नीचे बैठ जाएगा तो ऊपर जो पानी बचेगा उसको दूसरा बोतल में निकाल लेंगे और उसको सार्वत्रिक सूचक से हम लोग उसको जांच करेंगे कि उसका पीएच मान कितना है। उस पानी का जो पीएच मान होगा वही पीएच मान हमारे खेत की मिट्टी का होगा। तो इस तरह हम लोग अपने खेत की मिट्टी का पीएच मान निकाल लेते हैं और पीएच मान जान करके फिर हम उसका उपाय करते हैं कि हम अपने मिट्टी को कैसे सुधारें जिससे हमारा फसल अच्छा तरीके से हो। अब आइए, बात तो आप समझ चुके हैं कि खेत की मिट्टी का पीएच मान कैसे निकालते हैं, क्यों जरूरी है। अब इस पर हम लोग नोट्स तैयार करते हैं। एक प्रश्न लिखेंगे, अपने खेत की मिट्टी का पीएच मान कैसे ज्ञात करेंगे। उत्तर,
हम अपने खेतों में फसल उगाते हैं, वे सभी सजीव हैं, अतः वे भी पीएच मान के प्रति संवेदनशील होते हैं। खेत का पीएच मान निकालने के लिए खेत की मिट्टी का पीएच मान संवेदनशील होते हैं, इसलिए उन्हें अनुकूलित पीएच मान में उगाने के लिए मिट्टी का पीएच मान जानना जरूरी है। ठीक है बच्चों, अब पैराग्राफ बदल देंगे, लिखेंगे इसके लिए अपने खेत की मिट्टी से, अपने खेत में से अलग अलग जगहों से अलग अलग 7-8 जगहों से थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर उन्हें एक बोतल में रखकर पानी डालकर घोलेंगे। थोड़ी देर के लिए थिराने के लिए छोड़ देंगे। ऊपर से पानी को निकालकर दूसरी बोतल में रख देंगे। अब उस विलयन का पीएच मान ज्ञात करेंगे। वही पीएच मान हमारी खेत की मिट्टी का पीएच मान होगा। ठीक है बच्चों, यह जानने के बाद खेत का बढ़िया से उपचार करेंगे। ताकि फसल ठीक से
हो सके। इस तरह बच्चों ये खेत की मिट्टी का जो पीएच मान है उससे संबंधित सारी बातें इसके अंदर आ गई। आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अपने फेयर में उतार करके और नियमित रूप से रिवीजन कीजिए। अब आपको पढ़ना है बच्चों इस टॉपिक में कि प्रति अम्ल क्या होता है। प्रति अम्ल हेडिंग डालेंगे हम लोग, प्रति अम्ल। प्रति अम्ल का इंग्लिश होता है एंटासिड। चलिए यह बात समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए हमारा जो पेट है, आप जानते हैं ना हमारे पेट में अम्ल निकलता है। पाठ 6 आप पढ़ चुके हैं, पाठ 6 में मैंने जैव प्रक्रम वाले पाठ में आप पोषण पढ़े हैं। पोषण में आप जानते हैं हमारा पेट मीन्स आमाशय है, आमाशय में HCl नामक एक अम्ल निकलता है। वह अम्ल क्या करता है, भोजन के जो बड़े बड़े कण होते हैं उनको तोड़ करके महीन कणों में बदल देता है। तो इसका मतलब हमारे पेट में अम्ल है। कभी कभी हम लोग गर्म खाना खा लेते हैं या मानसिक तनाव हो जाता है या अपच हो जाता है, तो किसी वजह से क्या होता है हमारे पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। अम्ल की मात्रा बढ़ने से हम लोगों को जो गैस निकलता है, डकार निकलता है, वह जलन महसूस करता है या हम लोग को थोड़ा अजीब सा लगता है, जलने जैसा लगता है, सांस लेने का मन नहीं करता है। तो इस परिस्थिति को अम्लता कहते हैं। तो जब अम्लता हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, दौड़ के जाते हैं दुकान में, इनो खरीद के ले आते हैं और इनो ले लेते हैं। क्योंकि पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ गई है तो हम लोग क्या करते हैं, इनो क्षारीय मात्रा वाला एक पदार्थ ला करके और उसको घोर के पी लेते हैं। घोर के पी लेने से क्या होता है, अम्ल का क्षार से अभिक्रिया हो जाता है, तो जो भी विलयन वहाँ रहता है वह बन जाता है उदासीन। उदासीन हो जाता है, उसके बाद हमारी पाचन प्रक्रिया सब ठीक होने लगती है। तो इसी को जो हम लोग दवाई लेते हैं, इनो ले लिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लिया, थोड़ा सा सोडा खा लेते हैं चिटकी भर, तो इन सब दवाइयों को ही प्रति अम्ल कहते हैं। अब उम्मीद करते हैं बच्चों प्रति अम्ल समझ में आ गया होगा। आपको भी कई बार वो डकार, जलने वाला डकार आ रहा होगा, तो उस समय आप भी कुछ खाए होंगे, तो उसी जो चीज़ आप खाते हैं ना, उसी को प्रति अम्ल कहा जाता है। तो आइए प्रति अम्ल का परिभाषा आपको बताते हैं। लिखेंगे कि कभी कभी गरम खाना खाने से या मानसिक तनाव से या खट्टे पदार्थों का सेवन करने से, खट्टे पदार्थों का सेवन करने से हमारे पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। जिससे हमें पेट में जलन महसूस होने लगती है। डकार लेने से गर्दन में जलन होने लगती है। इस बीमारी को अम्लता या एसिडिटी, अम्लता या एसिडिटी कहते हैं। जब भी किसी को अम्लता हो जाती है, अम्लता हो जाती है तो उसे इनो या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेने का सुझाव दिया जाता है। लेने का सुझाव दिया जाता है। इससे अम्ल एवं क्षार में अभिक्रिया होकर पेट का विलयन उदासीन हो जाता है और बीमारी ठीक हो जाती है। अतः अम्लता को दूर करने के लिए जो दवाइयाँ ली जाती हैं उन्हें प्रति अम्ल कहते हैं। तो बच्चों प्रति अम्ल आपको समझा दिए, प्रति अम्ल का नोट्स भी दे दिए। आप स्क्रीनशॉट ले करके इसको उतारिए और अपने फेयर में इसको लिख लीजिएगा। अगला जो टॉपिक है बच्चों यह है कि हमारे मुंह का जो पीएच मान कम होता है, हमारा दंत क्षय होने लगता है। दंत क्षय माने दंत क्षय का मतलब है दांत का टूटना। अगले आपके टॉपिक में, आपकी किताब में यह टॉपिक है कि पीएच मान के कम होने से हमारा दांत क्यों टूटने लगता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पीएच मान हमारे मुंह का कम कैसे होता है। हम लोग कोई भोजन करते हैं और दांत को साफ नहीं करते हैं तो बैक्टीरिया हमारे दांतों में लग जाता है। बैक्टीरिया लगने से वे जाके दांत में जब लगेंगे तो वे अपनी क्रियाएं करेंगे और उनकी क्रिया करने की वजह से, जब वो क्रिया करते हैं तो क्रिया करने की वजह से अम्ल उत्पन्न होता है। और वह अम्ल क्या करता है, दांतों से अभिक्रिया, क्योंकि दांत तो कैल्शियम से बना है ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट से बना है, तो वो क्या करता है, दांत से अभिक्रिया कर जाता है। अभिक्रिया होने की वजह से हमारा दंत क्षय होता है, दांत टूटने लगता है। यही प्रक्रिया है कि पीएच मान कम होने से, हमारे मुंह का पीएच मान कम होने से दंत क्षय होने लगता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, एक प्रश्न लिखेंगे बच्चों कि मुंह का पीएच मान कम होने से, मुंह का पीएच मान कम होने से दंत क्षय क्यों होता है। उत्तर लिखेंगे, मुंह में बैक्टीरिया लगने से तथा उनकी क्रियाओं से, बैक्टीरिया लगते हैं और क्रिया करते हैं, उनकी क्रियाओं से अम्ल का निर्माण होता है। वे क्रिया करते हैं, उससे अम्ल का निर्माण होता है। हम जानते हैं कि हमारे दांतों का इनामेल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसलिए अम्ल दांतों के
इनामेल से अभिक्रिया कर जाता है, इनामेल से अभिक्रिया कर जाता है। और दांतों को कमजोर कर देता है, और दांतों को क्या कर देता है बच्चों, कमजोर कर देता है, जिससे दंत क्षय होने लगते हैं। इस प्रकार बच्चों आपको हमने बताया कि पीएच मान कम होने से दंत क्षय क्यों होता है, लेकिन मुंह में बैक्टीरिया लगने से तथा उनकी क्रियाओं से अम्ल का निर्माण होता है। हम जानते हैं कि हमारे दांतों का इनामेल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इसलिए अम्ल दांतों के इनामेल से अभिक्रिया कर जाता है और दांतों को कमजोर कर देता है। मुंह में बैक्टीरिया लगने से तथा उनकी क्रियाओं से अम्ल का निर्माण होता है। यह बात यहाँ एक लाइन छूट रहा है बच्चों, यहाँ पर एक लाइन जोड़ लीजिएगा, जिससे मुंह का पीएच मान कम हो जाता है, जिससे मुंह का पीएच मान कम हो जाता है। एक लाइन जोड़ लीजिए, यहाँ पर कम हो जाता है। उसके बाद लिखेंगे कि हम जानते हैं कि हमारे दांतों का इनामेल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इसलिए अम्ल दांतों की इनामेल से अभिक्रिया कर जाता है और दांतों को कमजोर कर देता है, जिससे दंत क्षय होने लगते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह इसका हम लोग जवाब देंगे। अब अगली बात पढ़ना है बच्चों कि कुछ पशु काट लेते, जैसे बिरनी का नाम सुने हैं ना, हड्डा बिरनी। तो बिरनी को हिंदी में ततैया कहते हैं। ततैया चाहे मधुमक्खी काट लेती है तो उसके बाद जलन महसूस होता है ना। कभी आपको काटा है कि नहीं? काटा होगा तो समझे होंगे कितना जलन महसूस होता है। तो मधुमक्खी के काट लेने से, मधुमक्खी के डंक मारने से या ततैया के डंक मारने से हमें जलन महसूस होता है। क्यों महसूस होता है बच्चों? जब ततैया या मधुमक्खी जब डंक मारती है हमारे हाथ में चाहे हमारे शरीर में, तो उसके डंक में अम्ल रहता है। वह क्या करती है, अम्ल को हमारे शरीर के अंदर छोड़ देती है। जब अम्ल हमारे शरीर के अंदर छोड़ देती है तो हमें जलन महसूस होने लगता है। या कभी कभी आप खेतों में घूम रहे होंगे या बगीचों में घूम रहे होंगे तो कुछ पौधे होते हैं जिनकी पत्तियां आपके शरीर से सट जाती हैं, उसका किनारा शरीर से सट जाता है, तो फिर जलन महसूस होने लगता है। तो क्यों जलन महसूस होता है? क्योंकि उन पौधों के पत्तियों के किनारे पर अम्ल रहता है, और जैसे ही हमारे शरीर से वो सटता है तो वह अम्ल हमारे शरीर में छूट जाता है, जिसकी वजह से हमें जलन महसूस होने लगती है। यदि आपको ऐसा हो तो उस परिस्थिति में हमें क्या करें, दुर्बल क्षारक, जब आपके शरीर में अम्ल आ गया तो आप क्या कीजिएगा, एक क्षारक ले लीजिएगा, माने बेस ले लीजिएगा, क्षारक, दुर्बल क्षारक जैसे बेकिंग सोडा लेकर के और उस जगह पर लगा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि अम्ल और ये क्षार अभिक्रिया करके उदासीन हो जाएगा और जलन आपका धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर एक प्रश्न लेते हैं जिसको आप लोग अपने नोट्स में शामिल कर लीजिएगा और बार बार रिवीजन कीजिएगा, तो ये टॉपिक आपके दिमाग से गुजरता रहेगा और परीक्षा में जाने तक आप नहीं भूलिएगा। एक प्रश्न लेंगे हम लोग यहाँ पर, कुछ जंतुओं के डंक मारने से, कुछ जंतुओं के डंक मारने से या कुछ पौधों के पत्तों के सड़ जाने से, कुछ पौधों के पत्तों के सट जाने से हमें जलन क्यों महसूस होती है? हमें जलन क्यों महसूस होती है? उत्तर, कुछ जंतु जैसे मधुमक्खी, के डंक में अम्ल रहता है, जब ये डंक मारते हैं तो अम्ल
हमारे शरीर में छोड़ देते हैं। हमारे शरीर में छोड़ देते हैं, जिससे हमें जलन महसूस होने लगती है। जिससे हमें जलन महसूस होने लगती है। इसी प्रकार लिखेंगे कि कुछ पौधों के पत्तों में पत्तों के किनारे पर अम्ल रहता है। जब ये शरीर से सटते हैं, तब अम्ल को शरीर में छोड़ देते हैं। अम्ल को शरीर में छोड़ देते हैं, जिससे हमें जलन महसूस होने लगती है। जिससे हमें जलन महसूस होने लगती है। ऐसी घटना होने पर लिखेंगे, अब इसका उपाय बता रहे हैं बच्चों। ऐसी घटना होने पर हमें डंक वाले जगह पर दुर्बल क्षारक जैसे बेकिंग सोडा रगड़ देना चाहिए, जिससे वहाँ पर उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी और जलन समाप्त हो जाएगा। चलिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर के इसको भी अपने फेयर में उतार लीजिए। बच्चों, कुछ आपके किताब में दिया है, कुछ प्राकृतिक पदार्थ ऐसे हैं जिनमें अम्ल होते हैं, और कौन कौन से अम्ल होते हैं। आपकी परीक्षा के 1 नंबर के प्रश्न में ये सब अम्ल पूछे जाते हैं। ये आपकी किताब में से ही है। जैसे सिरका अचार वगैरह में हम लोग डालते हैं, उसमें एसिटिक अम्ल रहता है। देखिए, कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल वे अम्ल होते हैं जो सजीवों में रहते हैं, वे कार्बनिक अम्ल हैं। जो सजीवों में नहीं रहते हैं वे अकार्बनिक अम्ल हैं। ये सब कार्बनिक अम्ल है। आपसे पूछे ना कि कार्बनिक अम्ल बताइए, तो इसमें से किसी का भी नाम आप लीजिए, सब कार्बनिक अम्ल हैं। तो सिरका में एसिटिक अम्ल रहता है। संतरा, नींबू, ये सब आप लोग खाते हैं ना, गागल वगैरह, उसमें सिट्रिक अम्ल रहता है। इमली में टार्टरिक अम्ल रहता है। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल रहता है। खट्टा दूध में, अच्छा, खट्टा दही में लैक्टिक अम्ल रहता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल रहता है। चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल रहता है, और नेटल के डंक में मेथेनोइक अम्ल रहता है। तो आप लोग इसको अपने फेयर में स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने फेयर में शामिल कर लीजिए। हाँ, तो बच्चों, अब ये आपका टॉपिक समाप्त हो चुका है। इस टॉपिक के पीछे पेज नंबर 31 पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि आपके पास 2 विलयन ए एवं बी हैं। विलयन ए के पीएच का मान 6 है। ए का पीएच मान कितना है बच्चों? 6। एवं विलयन बी के पीएच का मान 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? इनमें से कौन अम्लीय है तथा कौन क्षारकीय है? देखिए बच्चों, कह रहा है, दिया है कि लिखेंगे प्रश्न में विलयन ए
का पीएच मान, ए का पीएच मान 6 है तथा विलयन विलयन बी का पीएच मान 8 है। लिखेंगे दोनों में ए अम्लीय विलयन है, ए अम्लीय विलयन है जबकि बी क्षारकीय विलयन है। अब आपसे पूछता है कि किसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी, तो लिखेंगे इनमें विलयन ए में H+ आयन की सांद्रता अधिक होगी क्योंकि यह बच्चों अम्लीय है। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो लिखेंगे विलयन में H+ आयन की सांद्रता बढ़ने से उसकी अम्लीय प्रकृति बढ़ती है तथा H+ आयन की सांद्रता घटने से उसकी अम्लीय प्रकृति घटती है, उसकी अम्लीय प्रकृति घटती है। यही अब प्रश्न का भाषा मिला दीजिए। H आयन की सांद्रता के विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, यही प्रभाव H आयन की सांद्रता से विलयन पर पड़ता है। नंबर 3, क्या क्षारकीय विलयन में H+ आयन होते हैं? अगर हाँ तो वह क्षारकीय के होते हैं। लिखेंगे क्षारकीय विलयन में H+ आयन तथा OH- आयन दोनों होते हैं, किंतु OH- आयन अधिक मात्रा में रहते हैं, अधिक मात्रा में OH- आयन अधिक मात्रा में रहते हैं जिससे इनका प्रभाव अधिक रहता है, इनका प्रभाव अधिक रहता है और विलयन क्षारकीय हो जाता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कोई किसान खेत की मिट्टी को किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना या चौक का उपयोग करेगा। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको उतार लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग आंसर करने जा रहे हैं। लिखेंगे बुझा हुआ चूना कॉमा बिना बुझा हुआ चूना तथा चौक पाउडर
क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। किसी किसान की मृदा यदि अम्लीय हो जाती है तो वह इन क्षारकीय पदार्थों का उपयोग अपने खेतों में करेगा ताकि अच्छी उपज लिया जा सके। इस तरह बच्चों आपका टॉपिक 3 समाप्त होता है, पूर्ण रूप से समाप्त होता है। आप लोग हमारे वीडियोस को प्रेम पूर्वक देख रहे हैं, इससे अपना भविष्य बनाने का जो नींव है तैयार कर रहे हैं, तो इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। आप हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और अन्य लोगों से भी सब्सक्राइब करा रहे हैं, इसके लिए भी आप धन्यवाद के पात्र हैं। तो अब टॉपिक 4 की पढ़ाई हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।